हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के लगभग 10 बज रहे थे। कुश और आर्या अपने गांव जा रहे थे। आर्या गर्भवती थी। रास्ते में उनकी गाड़ी गड़बड़ हो गई। इस वजह से उन्हें जाने में रात हो गई थी। गांव का रास्ता घने और बिहंड जंगलों से होकर गुजरता था। उस दिन अमावस थी, इसलिए रात भी भयंकर काली और डरा देने वाली थी। कुश ने गाड़ी तेज चला रखी थी जिससे वो समय से गांव पहुंच जाए, लेकिन जंगल में एक जगह पहुंचकर उनकी गाड़ी अचानक से रुक गई। कुश ने आर्या को गाड़ी में ही बैठे रहने के लिए कहा और खुद गाड़ी से उतरकर गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी चेक करते टाइम उसने फ्यूल टैंक चेक किया। वो खत्म हो चुका था, जबकि उन्होंने चलते टाइम ही फ्यूल पूरा भराया था। तभी आर्या भी गाड़ी से उतरकर आ गई और बोली, क्या हुआ, ये गाड़ी अचानक से रुक गई? कुश ने जवाब दिया, गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया है। आर्या ने कहा, फ्यूल खत्म हो गया है? लेकिन हमने तो आते टाइम ही फुल भराया था ना। कुश ने कहा, हाँ लेकिन खत्म हो गया है, अब किसी तरह यहीं रात गुजारनी होगी। आर्या थोड़ी डर गई और बोली, इस बेहद जंगल में? कुश गाड़ी में लॉक लगाते हुए बोला, हाँ आर्या, हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। रुको मैं देखता हूँ, शायद आसपास कोई स्थान मिल जाए रात रुकने को। कुश अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इधर उधर देखता है। उसे कुछ घर टाइप दिखाई देता है। वो आर्या से कहता है, चलो वहाँ कुछ है, हम वहाँ रुकते हैं। आर्या उस तरफ देखने के बाद कुश से कहती है, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? मतलब इस उजड़े जंगल में घर होना? कुछ थोड़ा लापरवाह होते हुए बोला, हमें क्या लेना देना, हमें रात गुजारनी है बस। आर्या न चाहते हुए भी उसके साथ उस तरफ चल पड़ती है। थोड़ी दूर चलने के बाद वो घर के पास पहुंच जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात थी कि उस घर का दरवाजा खुला था और वहां लाइट भी जल रही थी, जबकि आसपास कोई भी नहीं था। कुश और आर्या जैसे ही घर में जाते हैं, घर का दरवाजा बंद हो जाता है और सारी लाइट बुझ जाती है। कुश और आर्या दोनों ही डर कर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी घर के किसी कोने से दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक लड़की जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था, वो उसके पूर्व शरीर पर मांस के लोथड़े लटक रहे थे। वो हंसते हुए बाहर आती है और कहती है, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आखिर तुम आ गए ना। तुमने जो मेरे साथ किया था वो अब इसके साथ भी करोगे ना। उसको देखकर उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे याद आ गया था कि ये कोई और नहीं, उसकी पहली पत्नी निशा थी, जिसकी बेटी पैदा होने पर कुश और उसके परिवार ने जिंदा जला दिया था। कुश हकलाते हुए बोलता है, निशा तुम? निशा हंसते हुए बोली, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ। उस दिन तुमने जो मेरे और मेरे बेटी को जलाकर मार डाला ना, आज मेरी बारी है। आर्या कोने में खड़े अभी भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन निशा ने एक भी बार उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कुछ अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो निशा, मुझे माफ कर दो। निशा ने कहा, अब कोई फायदा नहीं है, पता नहीं तुम्हारे जैसे लोग कब समझेंगे बेटियां बोझ नहीं होती। कुछ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है और निशा वहीं खड़े जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद जब कुछ हिम्मत हार गया तो वो बैठ गया। निशा को एक पल नहीं लगा उसके सर को धड़ से अलग करने में। निशा ने कुश को मार डाला। आर्या जैसे किसी पुतले की तरह वहीं खड़ी थी। तभी निशा उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्या झटके से पीछे हटने लगी और बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे मत मारो। निशा उसके करीब आ गई और बोली, घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम्हारे होने वाली संतान बेटी है, ये गांव जाकर तुम्हें भी मार देता जैसे इसने मुझे मारा था। ये लोग यही करते हैं, इसलिए इसको मैंने उसके कर्मों की सजा दी है। तुम सुबह होते ही सीधे शहर चले जाना
और दोबारा यहाँ फिर कभी वापस मत आना। अपने बेटे की इच्छा से परवरिश करना बेटियां भगवान का अनमोल उपहार है। आर्या बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। वो रात भर वहीं रुकी रही और सुबह होते ही वापस शहर चली गई। बाद में उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने निशा रखा। जंगल में आज भी वो भूतिया घर है और हर बेटी को बोझ समझने वाले को निशा मार देती है। आर्या अक्सर लोग से उस भूतिया घर और उसकी चुड़ैल की कहानी सुनाती है, लेकिन ये तो सिर्फ वही जानती है कि वो कोई चुड़ैल नहीं, एक देवी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निकिता है। मैं आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं रोज़ रात को आपकी स्टोरी सुनती हूँ। ये जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे मम्मी के साथ घटी थी। ये घटना कुछ दिनों पहले की ही है। तो हुआ कुछ ऐसा, मेरी मम्मी और मैं शाम के वक्त लकड़ियाँ काट रहे थे और लकड़ियाँ काटने के बाद हम जब वापस शाम को आ रहे थे, अचानक से मेरे मम्मी के पैर में लकड़ी का कांटा लग गया। मम्मी को बहुत खून निकलने लगा। मम्मी ने एक कपड़ा वहाँ बांधा और वहीं बैठ गई। मम्मी मुझे कह रही थी कि उनको बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी वो देख के फील हो रहा था क्योंकि कांटा काफ़ी बड़ा था और खून निकल रहा था, तो पेन होगा ही ज़्यादा। फिर मम्मी ने उस खून वाले कपड़े को हटाया और वहीं साइड में फेंक दिया। हमारे लिए वो सब नॉर्मल था। फिर मम्मी जब चलने के हालत में हुई, 15-20 मिनट के बाद हम वहाँ से चलते चलते घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मैंने मम्मी को बोला कि अब हमें लकड़ियाँ काटने जाने की ज़रूरत नहीं है। पापा जब खेतों से वापस आएंगे तब वो थोड़ी लकड़ियाँ लेते आएंगे हमारे लिए। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी, उनको बुखार चढ़ चुका था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए। बात है तीसरे दिन की रात की, तकरीबन 12 बज रहे थे। मैं एयरफोन लगा के आपकी चुड़ैल वाली स्टोरी सुन रही थी। स्टोरी सुनते सुनते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब वापस जागी तब आपकी स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी और मुझे अब सच में किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी आप अपनी स्टोरी में रखते हो। मुझे लगा कि रात रात भर आपकी स्टोरी सुनने का असर होगा, पर शायद मैं गलत थी। ये हंसने की आवाज़ मेरे मम्मी के रूम से आ रही थी। जब मैं मेरी मम्मी के रूम में गई तो वह सब सीन देख के मैं चौंक गई। मम्मी अपने रूम में नीचे सर करके बैठी थी। मुझे उनकी पीठ दिखाई दे रही थी और मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि यह चक्कर क्या था। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था कि पक्का मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो दिमागी रूप से पागल हो गई है। मुझे भूतों का चक्कर नहीं लग रहा था क्योंकि बाबा का दिया हुआ एक लॉकेट मम्मी हमेशा अपने पास रखती थी, तो शायद भूत प्रेत उनके पास नहीं आ सकता था। पापा भी उस रात घर पे नहीं थे। पापा अपने काम से अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए थे। मम्मी हंसते ही जा रही थी। मैं धीरे धीरे मम्मी के पास गई और उनके कंधे पे हाथ रखा। जैसे ही मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा मैं चौंक गई। मम्मी का शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। उन्हें अपने सर पे एक बड़ा सा लाल टीका जैसा कुछ लगा रखा था। उनकी आंखें अब लाल हो गई थी। जो हमारी आंखों का सफ़ेद हिस्सा होता है वो मम्मी का लाल हो गया था। अब वो देखने के बाद मैं डर गई और मुझे पता चल गया कि यह पक्का कोई चुड़ैल का चक्कर है। मैं डर के मारे भाग के घर से बाहर निकली और चिल्ला के अपने पड़ोसियों को बुलाया और इन सब बातों के बारे में बताया। एक अंकल ने मुझे कहा कि पास ही के एक गांव में एक प्रसिद्ध बाबा रहते हैं। फिर उन बाबा को बुलाया गया।
बाबा ने बताया कि यह कोई आम आत्मा नहीं है जिस पे जल्दी से काबू पाया जाए। ये एक प्यासी आत्मा है और जिस किसी के शरीर में ये प्रवेश करती है वो उसकी जान लेके ही मानती है। ये सुन रोने लगी और बहुत ज़्यादा डर गई। फिर बाबा ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि चिंता मत करो, हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे इस आत्मा को भगाने के लिए। मम्मी का 2-3 दिन झाड़ फूक किया गया, तब तक पापा भी आ गए थे। पर झाड़ फूक करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो चुड़ैल मम्मी के अंदर से हंस हंस के बोल रही थी, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं इस औरत को 4 दिन बाद ले जाऊंगी। यानी मेरी मम्मी को 4 दिन बाद वो मार देगी। अब वो बाबा भी कुछ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने हमें एक औरत का पता दिया और कहा कि उस औरत पे देवी माँ का आशीर्वाद है। मैंने वहाँ जाके सब उन्हें बताया और मैं रोने लगी। फिर उस औरत ने मुझे हौसला देते हुए कहा कि बेटा डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर एक रात को खुली जगह पे मम्मी को बीच में बिठाया गया और वो औरत जिसमें माता रानी का आशीर्वाद था वो एकदम से मेरी मम्मी के पास आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब उस पे माता रानी आ गए थे। फिर माता रानी ने उस चुड़ैल से पूछा कि तू इस शरीर को क्यों नहीं छोड़ रही। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं इस औरत को मार दूंगी। इस औरत ने मेरे घर पे कोई गंदा सा कपड़ा फेंका और मुझे गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब मैं इसकी जान लेके ही मानूंगी। यानी कि जब मम्मी को कांटा लगा और खून जिस कपड़े से पोंछा था वो कपड़ा जहां मम्मी ने फेंका था वहीं उस चुड़ैल का वास था। अब पापा भी रोने लगे क्योंकि पापा थोड़े इमोशनल किस्म के हैं और इन सब चीज़ों से बहुत डरते हैं। फिर उस औरत ने मेरे मम्मी के बाल पकड़े और ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लगी। कहते हैं ये सारी प्रक्रिया में बहुत टाइम लगता है। ऐसे ही 3-4 घंटे गुजर गए। अब धीरे धीरे वो चुड़ैल कमज़ोर पड़ती जा रही थी और जैसे ही शिवजी का नाम लेना स्टार्ट किया वो चुड़ैल जोर जोर से कांपने लगी और चिल्लाने लगी कि ये नाम मत लो, ये नाम लेना बंद करो। फिर सबने जोर जोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। फिर मम्मी 3 फीट हवा में उड़ी और धड़ाम से नीचे गिर गई और उस चुड़ैल ने मेरी मम्मी का शरीर छोड़ दिया। फिर वो औरत जिस पे माता रानी का आशीर्वाद था उसने कहा कि ये अब एकदम ठीक है, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है। थोड़ी देर बाद मम्मी को होश आया। मम्मी को ये सब बात कुछ भी याद नहीं थी। उन्हें बस वो कांटा लगा था और वो घर आए थे, उसके बाद का मम्मी को कुछ भी याद नहीं। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मेरी मम्मी की जान बच गई और उनकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बुशरा है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं आपकी स्टोरीज रोज़ाना सुनती हूँ। ये जो घटना मैं जो आज बताने जा रही हूँ वो मेरे ही साथ 2 साल पहले घटी थी। मैं जहाँ रहती हूँ वो इलाका गांव जैसा है और हमारा घर 2 मंजिला है। तो मैं ऊपर के कमरे में सोती हूँ और अम्मी अब्बू नीचे सोते हैं। एक दिन की बात है, मैंने आपकी ट्रक ड्राइवर वाली स्टोरी शाम को ही डाउनलोड कर ली थी रात को सुनने के लिए और मैं खाना पीना खा के अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैंने ईयरफोन लगा के आपकी स्टोरी सुनते सुनते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। तकरीबन रात के 1:30 बजे मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी। मैं सीढ़ियों से नीचे आई और वॉशरूम की तरफ जा रही थी तो किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा कि देर रात तक आपकी स्टोरी सुनने का असर होगा। मैंने इस बात को इग्नोर किया और मैं वॉशरूम के लिए चली गई। मैं वॉशरूम जाके
फिर से अपने कमरे में आके सो गई। तकरीबन रात के 3 बजे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरे बगल में सो रहा हो। मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उठ के जल्दी से लाइट ऑन की और मैंने बिस्तर पर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं बहुत डर चुकी थी। डरते डरते मैं कब वापस सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात के तकरीबन 3:30 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे छाती पे बैठा हो और मेरा गला दबा रहा हो। मेरा दम घुट रहा था और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मैंने आंखें खोल के देखा तो वो कोई काला सा साया था जो मेरा गला दबा रहा था। मैं ये देख के बहुत डर गई। मैंने फिर आयत उल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने आयत उल कुर्सी पढ़ना शुरू किया वो साया धीरे धीरे गायब होने लगा। मैंने और जोर जोर से आयत उल कुर्सी पढ़ा और फिर वो काला साया एकदम से गायब हो गया। मैं फिर भाग के नीचे आई और मेरे अम्मी अब्बू को मैंने जगाया और मेरे साथ जो घटना हुई उनको बताया। अब्बू ने मुझे कहा कि ये कोई जीन होगा। जीन गंदी गंदी जगहों पर ही रहते हैं, जैसे कि गटर की नाली या वॉशरूम जैसी गंदी जगह। दूसरे दिन सुबह मुझे एक बाबा के पास लेके गए। उन बाबा ने मेरा झाड़ फूक किया और मुझे एक धागा बांधा और बोला कि अब से तुम्हें वो काला साया नहीं दिखेगा। उसके बाद मुझे आज तक वो काला साया नहीं दिखा। मेरा नाम रुखसान है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मैं अपने गांव का नाम नहीं बता सकती। मैं जहाँ रहती हूँ वो थोड़ा गांव जैसा इलाका है। मेरे घर के आजू बाजू भी बहुत सी जंगली झाड़ियाँ हैं। एक दिन की बात है, तकरीबन रात के 2 बजे मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी। गांव में ऐसा होता है कि वॉशरूम हमारे घर से थोड़े कदम दूर होता है, तो थोड़े कदम हमें चल के जाना पड़ता है। मैं नींद में उठ के वॉशरूम के लिए जा रही थी। हमारे टॉयलेट के बाहर मुझे काली परछाई दिखी। मैं उसे देख के डरी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं नींद में हूँ, तो शायद से मेरा वहम होगा। मैं उस चीज़ को इग्नोर करके वॉशरूम करने के लिए चली गई। मैं वॉशरूम करके वापस जा रही थी, तब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई काली परछाई नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि ये मेरा वहम ही था। मैं जैसे ही घर जा रही थी मुझे अचानक से पायलों की आवाज़ आने लगी। और एकदम से ठंड बढ़ गई। मेरा दिमाग मुझसे बस एक ही बात कह रहा था, रुखसान भाग यहाँ से, कुछ भी हो सकता है। मैं वहाँ से भाग के घर में जाके वापस से सो गई। इसके बाद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल चलने लगी। एक दिन की बात है, मेरे अम्मी अब्बू को कुछ काम से शहर जाना पड़ा, क्योंकि मेरी बड़ी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। घर में हम 7 भाई बहन थे, 4 मेरे भाई और 3 हम बहन। घर में सबसे बड़ी मैं थी, तो सबका ध्यान भी मुझे ही रखना था। अम्मी अब्बू मुझे कह के गए थे कि लड़ना मत और खा पीकर सो जाना जल्दी। उस दिन हम सब ने जल्दी खाना खा लिया और फिर हम 12 बजे तक एक मूवी देख रहे थे। मूवी देखने के बाद मैंने सबको सोने के लिए कह दिया। फिर मेरे अब्बू का मुझ पर कॉल आया कि बेटा खाना खाया, सब सो गए कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि हम अभी तक मूवी देख रहे थे। ये सुनकर अब्बू मुझे थोड़ा डांटे और कहा कि इतनी रात तक मत जागो और बाहर मत जाना, सो जाओ जल्दी। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब फील हुआ और मैंने इस बात को इग्नोर करके सोने चली गई। हमारे घर में 4 रूम हैं। एक रूम में मेरे 3 भाई, दूसरे रूम में मेरी 2 बहनें और मेरा सबसे छोटा भाई सो रहा था, और एक कमरे में मैं जाके सो गई। तकरीबन रात के 1 बजे मुझे मेरे रूम में किसी के होने का एहसास होने लगा। मुझे किसी आदमी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मुझे लगा कि ये मेरा वहम होगा और मैं फिर से सो गई। मुझे फील हुआ कि जैसे कोई मेरी चादर खींच रहा है। मुझे फिर से लगा कि ये मेरा वहम होगा और मैं सो गई। इसके बाद जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए हो जोर से,
और मेरे हाथ भी पकड़ लिए हो ऐसा मुझे महसूस हुआ। मैं ज़ोर से चीखना चाहती थी, किसी ने जैसे मेरा मुंह दबा रखा हो। मेरी सांस पूरी तरह से घुट रही थी और इसके बाद मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे जब होश आया तो मेरे अम्मी अब्बू मेरे पास थे और कोई बाबा मेरा झाड़ फूँक कर रहे थे। मैंने पूछा कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मेरे पर एक जिन का साया था। वो जिन जब मैं दूध लेने के लिए गई थी, वहाँ जाने के लिए थोड़ा खेतों वाला रास्ता है, वहीं पर मेरे बाल खुले थे। वही देखकर वो जिन मेरे पे आ गया था और वो बोल रहा था कि मैं इसे लेके ही जाऊंगा। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो जिन माना। उसने कहा कि उसे 10 किलो गोश्त और 5 किलो रसगुल्ले एक कुएं के पास चाहिए। बाबा ने ये सब बात मेरे अब्बू को बताई और कहा कि जब वो कुएं के पास आप सब सामान रख दो तो पीछे मुड़कर भूलकर भी मत देखना। मेरे अब्बू ने सारे सामान का बंदोबस्त किया और जैसा बाबा ने बताया था उस तरीके से कुएं के पास जाके रख दिया। मेरे बाबा ने गलती से पीछे देखा तो वहाँ से वो सब सामान गायब हो चुका था। ये देख के मेरे अब्बू भी बहुत डर गए और वहाँ से भाग के घर आ गए। फिर उन्होंने आके ये सब बाबा को बताया। बाबा ने उनको थोड़ा डांटा कि इस बार ऐसा कर दिया, अगली बार से मत करना वरना जान से हाथ खो बैठोगे। ये जिन जो होते हैं वो जल्दी से मानने वालों में से नहीं होते। फिर उन बाबा ने मुझे एक तावीज़ पहनाया और मुझे कहा कि ये तावीज़ कभी मत उतारना वरना फिर से कोई दिक्कत हो सकती है। इस हादसे के बाद मेरी लाइफ फिर से नॉर्मल चल रही है। कल ही की बात है, मैंने नहाते समय गलती से वो तावीज़ उतार के रख दिया है। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इन सब चीज़ों से बचाए। आप सभी को हॉन्टेड स्टोरीज इन हिंदी की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।